हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास जो हमने ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ की ली थी, उसमें आई हैड डिस्कस्ड अबाउट ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज़। ठीक है, लोकल बॉडीज़ में जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का, ठीक है, या जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जो अलग से स्टैट्यूटरी बॉडी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी डिफाइंड होती हैं, उनका ऑडिट कैसे होना चाहिए। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें बेसिकली बात होगी एनजीओ की। ठीक, सबसे पहले तो मतलब समझिए एनजीओ होता कौन है। एनजीओ एज द नेम सजेस्ट्स इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके लिए वो लोग काम करते हैं। देयर प्रायोरिटी इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग। जैसे आप कोई भी बिजनेस सेटअप करते हो, ट्रेड सेटअप करते हो, प्रायोरिटी यही होता है ना कि वेल्थ क्रिएट हो। लेकिन जितनी भी एनजीओज होती हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, तभी तो उनका नाम होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। समझ रहे हैं आप लोग। अब इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये अगर बनाई जाती हैं तो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, पुअर को इकोनॉमिक असिस्टेंस देना, या डिजास्टर्स को मैनेज करना, या किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन को मैनेज करना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अभी तो इसमें जो लिस्टेड है वो बहुत ही कम है। अब कुछ एनजीओज के आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे स्टेटेड है अपने मॉड्यूल में। जैसे एक चाइल्ड रिलीफ करके है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू क्राई जिसका नाम है। वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो यूनिसेफ है, विद्या है, कंसर्न इंडिया फाउंडेशन है, इसके अलावा भी बहुत सारी एनजीओज हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत सी ऐसी एनजीओज हैं जो हेल्थ केयर को बेसिकली प्रमोट करने के लिए, ठीक है, और इम्प्रोवाइज करने के लिए हेल्थ सेक्टर की तरफ एम्फसाइज करने के लिए बनाई गई हैं। जैसे गूंज हो गई या स्माइल फाउंडेशन हो गई, मैं इंडिया की एनजीओज का बात कर रही हूँ। तो अब आप सोचोगे कि इन एनजीओज को ऑडिट कराने की जरूरत क्यों है, इन एनजीओज की बेसिकली क्यों जरूरत होती है। आखिरकार जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ये काम कर रही हैं, क्या एक्चुअल में ये वैल्यू डिलीवर कर रही हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं। इसलिए एनजीओ का ऑडिट जरूरी होता है, क्योंकि एनजीओ में बहुत लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंड का बहुत सर्कुलेशन होता है, फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड बहुत होता है। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है हेल्थ केयर, तो हॉस्पिटल बनवाना, उनके साथ फार्मेसीज बनवाना, और बेड्स को इंक्रीज करना, हॉस्पिटल बेड्स को इंक्रीज करना, डे टू डे जैसे स्टाफ का एम्प्लॉयमेंट रेस करना। तो इनके जो है ना खर्चे बहुत होते हैं, और जैसे जैसे इनको ग्रांट्स रिसीव होती हैं या कोई डोनेशन रिसीव होता है, तो उसका सही तरह से चैनलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एनजीओ के ऑडिट में देखना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, एनजीओ के जो बेसिकली फॉर्मेशंस होते हैं वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में होते हैं। ठीक है, अब एनजीओ है, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किस में होगा, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, या फिर अगर वो ट्रस्ट है, देखिए अगर सोसाइटी की तरह उसे इनकॉर्पोरेट किया गया है तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। जरूरी नहीं है एनजीओ कंपनी हो, सोसाइटी है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेगी, ट्रस्ट है तो इंडिया ट्रस्ट एक्ट मिलेगी, ठीक है, कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी मिलेगी। ठीक है, उसका नेचर क्या है, एनजीओ का नेचर शुरुआत में स्पेसिफाइड नहीं होता है। अब एज अ सोसाइटी अगर उसे फंक्शन करना है, जैसे बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन वो सोसाइटी मिलेगी, ट्रस्ट बना रही है तो ट्रस्ट मिलेगी, सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 मिलेगी। ठीक, अब इसमें एक बात और लिखी हुई है कि अगर एनजीओ ट्रस्ट की तरह क्रिएट हो रही है,
and trust is related to immovable property worth more than 100 crore rupees. 100 crore rupees नहीं है, 100 rupees. The provision of section 17 subsection 1 of registration act read with section 123 of transfer of property act must be complied with and registration of trust becomes mandatory. देखिए यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि अगर एनजीओ को ट्रस्ट की तरह रजिस्टर करा जा रहा है, बनाया जा रहा है, मान लीजिए अभी रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं हुआ है, बनाया जा रहा है, एंड ट्रस्ट जो है, मान लीजिए उसका ऑब्जेक्टिव या जो मेन मोटिव है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो 100 रुपीज से ज्यादा की वर्थ रखती है. ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा, ये तो इलॉजिकल बात हो गई कि यहाँ पे उसकी वर्थ का जो कंपैरिजन कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का वो 100 रुपीज से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन्ड है 100 रुपीज से ज्यादा है तो उस केस में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ना मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है. ठीक है, अब रही बात कंपनीज एक्ट की, तो देखिए अगर सेक्शन 8 कंपनीज के फॉर्म में एनजीओ रजिस्टर हो रही है ना, तो उन्हें बुक्स एंड अकाउंट्स अपने मेंटेन करने होंगे अक्रूवल बेसिस में. ये तो बात सच है, वैसे भी हमने कंपनीज एक्ट भी जब पढ़ा था तो बुक्स एंड अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस में ही बोला गया था मेंटेन करने को, और अगर अकाउंट्स मेंटेन नहीं होंगे तो वो नॉन कंप्लायंस माना जाएगा. ठीक, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं है तो जैसे भी मेंटेन करो, कैश बेसिस करो, अक्रूवल बेसिस करो, लेकिन रिकमेंडेड आज के टाइम पे यही होता है कि अक्रूवल पे करो, सारी अकाउंटिंग मर्केंटाइल पे करो. ठीक, अब रही बात सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड की, तो सबसे पहले इन सब एनजीओज को पैसा आता कहाँ से है. ठीक है, एक तरह से अगर बात की जाए तो इनफ्लो कहाँ से होता है. इनफ्लो होता है इनको जितने भी ग्रांट्स हैं, डोनेशंस हैं, फंड रेजिंग प्रोग्राम है, बहुत सारे ये लोग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं. जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए, फिर उन्होंने वहां पे जैसे एक ड्रॉप बॉक्स टाइप का बनाया कि जिसके मन में जितनी भी इच्छा है उस हिसाब से यहाँ डोनेट करे. कॉमन मैन से वो लोग अपील करते हैं कि डोनेट करो ताकि हम ये वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए बना सकें. जैसे टॉयलेट्स हम उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में बना सकें, या वुमेन को रोजगार दे सकें, एम्प्लॉयमेंट दे सकें. ठीक है, तो इस तरह के डोनेशंस मिलना, फंड रेजिंग प्रोग्राम्स करना, मेंबर्स से फीस मिलना, या मान लीजिए टेक्निकल असिस्टेंस मिल रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं, पब्लिकेशंस उन्होंने अपने बेचे. मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट को लेके उनका ऑब्जेक्टिव है एनजीओ का, उन्होंने खुद ही अपने मान लीजिए वुमेन अपलिफ्टमेंट को लेके एक बुक पब्लिश करी, रिलीज करी बुक, और उसको बेचते हुए भी उन्हें रेवेन्यू हो रहा है. रेवेन्यू वो जो हो रहा है, इनकम हो रही है, दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड. ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर इनफ्लो. और रही बात डोनेशन एंड ग्रांट की, अब देखिए डोनेशन एंड ग्रांट अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में है, प्रमोटर बेसिकली कौन, जो एनजीओ को स्टार्ट करता है. कंपनी में भी हम लोग ने पढ़ा था प्रमोटर जो कंपनी को एज एन सबसे पहले कंपनी की शुरुआत करता है, कंपनी में इन्वेस्ट करता है, अपना कैपिटल लगाता है, तो वो प्रमोटर होता है. वही सेम चीज अप्लाई होती है एनजीओ में. जो सबसे पहले एनजीओ को स्टार्ट करता है, इन्वेस्ट करता है, वो जो अपना डोनेशन देता है एनजीओ को इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसे लाइबिलिटी में शो किया जाएगा. एनजीओ की बैलेंस शीट में उसे लाइबिलिटी में शो किया जाएगा. या तो उसे कॉर्पस कंट्रीब्यूशन का नाम दिया जाएगा, या फिर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिवॉल्विंग फंड. ये दो टर्म्स है नए आप लोगों के लिए. पहले तो प्रमोटर जितने भी थे, मान लीजिए ट्रस्ट बनाया, 5 लोगों ने ट्रस्ट को इनकॉर्पोरेट करवाया, अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो जितना जितना उनकी तरफ से कैपिटल आया है उसको कॉर्पस कंट्रीब्यूशन का नाम दिया गया है. बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो होगा, या तो कॉर्पस कंट्रीब्यूशन का नाम दे दो या फिर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिवॉल्विंग फंड. ठीक है, क्योंकि
जितना भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है एनजीओ की कैपिटल बनाने के लिए उसे कॉर्पस कहते हैं। चाहे वो एनजीओ ट्रस्ट का फॉर्म ले ले या सोसाइटी का फॉर्म ले ले या सेक्शन 8 का फॉर्म ले ले, किसी भी आप अपनी आर्टिकलशिप में मान लीजिए अगर आपके प्रिंसिपल के पास सेक्शन 8 कंपनी का ऑडिट है, किसी ट्रस्ट का ऑडिट है, तो उनकी बैलेंस शीट उठा के देखिएगा, उसमें आपको कॉर्पस वर्ड जरूर नजर आएगा। उनकी बैलेंस शीट नॉर्मल बैलेंस शीट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे आप एक प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें लिखते हो कैपिटल, प्रोप्राइटर्स कैपिटल। पार्टनर की बनाते हो तो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से आता है। अब एनजीओ के बना रहे हो तो एनजीओ में भी तो बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं ना शुरुआत में अपना, तो क्या हर एक मेंबर का आप उनके नाम से दिखाओगे? कोई बहुत बड़ा ट्रस्ट है, मान लीजिए 100 लोगों ने स्टार्ट किया, इनकॉर्पोरेट किया तो 100 लोगों से स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या वो 100 लोगों का नाम लिखेंगे बैलेंस शीट में? नहीं, कॉर्पस कंट्रीब्यूशन के नाम से आएगा। ठीक है। और इस केस में ना, अब जितने भी डोनर्स हैं, प्रमोटर्स जैसे हो गए, तो प्रमोटर्स ये चीज स्पेसिफाई करेंगे कि एनजीओ में जो भी वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं क्या वो कॉर्पस का पार्ट बने या ना बने। जनरली उन्हें स्पेसिफाई करना होता है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है। और इसके अलावा क्या लिखा हुआ है इसमें कि जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, these are generally given with reference to the total funds required by NGO। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और उसका भी सबसेक्शन डी इनकम टैक्स एक्ट का स्टेट करता है कि जितनी भी इनकम है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में किसी मोटिव को डायरेक्ट करते हुए या किसी पर्पस के लिए, उन्हें ट्रस्ट का कॉर्पस बनाया जाएगा। अब ये देखिए, जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और उसका भी सबसेक्शन डी जो है, ये आप इनकम टैक्स सीए फाइनल में ट्रस्ट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को लेके एक पर्टिकुलर चैप्टर असाइंड है, उसमें आप पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन ये सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन ये कहता है कि जितने भी कंट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं किसी भी एनजीओ में किसी डायरेक्शन के लिए, किसी पर्पस के लिए, स्पेसिफिक उनके ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो कंट्रीब्यूशंस कॉर्पस का पार्ट बनेंगे और उन कंट्रीब्यूशंस को टोटल इनकम में नहीं लिया जाएगा। यानी कि टैक्स निकालने के लिए उन कंट्रीब्यूशंस को टोटल इनकम में नहीं लिया जाएगा। क्यों ट्रस्ट की बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट क्यों मना कर रहा है? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो, गवर्नमेंट को पता है एनजीओ बनाई गई है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए एनजीओ बनाई गई है ताकि गरीब लोगों को मदद मिल सके, पुअर लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके वहां पे। तो इससे तो अपनी इंडिया के बेसिकली रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ठीक है। इंडिया जो है वो एम्पावर हो रहा है और ज्यादा हेल्थ केयर में और आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड में हमारा जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है। अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव्स, अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो उन कॉन्ट्रीब्यूशंस के रिस्पेक्ट में टैक्स क्यों मांगेगा? जब उसे पता है कि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस तो इंडिया के बेनिफिट के लिए हो रहे हैं एज अ होल, हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए, तो वो कभी भी उसके रिस्पेक्ट में टैक्स नहीं मांगेगा। इसलिए जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव के लिए, उस रिस्पेक्ट में टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बेसिकली उस इनकम को नहीं कंसिडर किया जाएगा टैक्स के रिस्पेक्ट में। इस चीज में कई लोग फ्रॉड्स कर सकते हैं। क्या फ्रॉड्स करेंगे? प्रमोटर जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 करोड़ रुपए उसने ट्रस्ट में लगा दिए, और देखिए इससे जो है ब्लैक मनी भी काफी ज्यादा ट्रांसफर्स होना, ब्लैक मनी का इन्वॉल्व होना बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि वो अपना 1 करोड़ रुपए जैसे मान लीजिए किसी ट्रस्ट में लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव से कि हम हेल्थ केयर के लिए प्रमोट करवा रहे हैं और हम प्रमोटर हैं हम इस ट्रस्ट के, तो हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इनकम टैक्स में तो देखिए उसे इनकम नहीं लिया जाएगा। 1 करोड़ जो कंट्रीब्यूशन प्रमोटर ने किया है
उसे इनकम में नहीं लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो 1 करोड़ रुपीस बाद में वो अप्लाई करते ही नहीं है उस पर्पस के लिए, और बाद में वो खुद ही विड्रॉ कर लेते हैं किसी ना किसी सोर्स की वजह से, बेसिकली ऐसे डायरेक्ट करते हुए कि बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग के साथ फ्रॉड करते हुए, और वो उसे अप्लाई करते ही नहीं है, उस पर्पस के लिए खर्च करते ही नहीं है। तो ऐसे तो प्रमोटर्स बहुत कुछ इस टाइप के एक्शंस कर सकते हैं गलत। तो इसी रिस्पेक्ट में ऑडिट रिक्वायर्ड है एनजीओज का, ठीक है, ताकि जो भी कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है उसका प्रॉपर एनालिसिस किया जाए कि कहाँ कहाँ से आ रहा है, एंड वो अप्लाई फॉर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन और ग्रांट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एनजीओज अपने प्रोजेक्ट्स खत्म कर पाएं, और अगर उन्होंने लोन लिया है अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में तो वो लोन रीपे कर पाएं, ठीक है। और इस चीज के रिस्पेक्ट में एक और चीज लिखी हुई है कि अगर बेनिफिशियरी से कोई इंटरेस्ट अर्न हो रहा है टेम्पररी लोन्स के रिस्पेक्ट में, तो उसे जो है फंड में ऐड बैक कर दिया जाता है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है, जैसे नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर में पार्टनरशिप में पीएनएल बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, एनजीओज में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तो अगर कोई इंटरेस्ट अर्न हो रहा है किसी बेनिफिशियरी से लोन के रिस्पेक्ट में, तो उस इंटरेस्ट को भी इनकम में दिखाया जाता है, क्रेडिट किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अब लोन्स की बात कहाँ से आई? देखिए, ग्रांट का ऑब्जेक्टिव यही है कि अमाउंट को रोटेट करना, लोन्स देना फंड से बाकी एनजीओज को, बेनिफिशरीज को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, और फिर उससे इंटरेस्ट अर्न करना, इंटरेस्ट अर्न करके उसे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करना, और उसके बाद लोन जैसे दिया तो लोन रिकवर भी करेंगे, लोन रिकवर करेंगे फिर लोन देंगे। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रस्ट का, सोसाइटी का, सेक्शन 8 कंपनी का, वो तो होता ही है, उसके लिए तो उनको काम करना ही होता है। लेकिन जैसे जैसे उनको डोनेशंस मिलता है तो उससे वो बाकी एनजीओज को भी तो सप्लाई करते हैं ना, क्योंकि उससे उनका सपोर्ट सिस्टम एनेबल होता है, और भी एनजीओ से सपोर्ट्स मिलने लगते हैं, उनको फंड रेजिंग में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं एनजीओ के बारे में। अब कोई भी डोनेशन या ग्रांट रिसीव हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, तो वो ग्रांट्स अगर प्राइमरी कंडीशन उनकी ये है कि एनजीओ should purchase, construct or otherwise acquire the assets for which the grant is given. स्पेसिफाइड ग्रांट हो गई ना, ये तो ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस हो गई या डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस हो गई। मतलब क्या हुआ, आप लोग को समझ आया कि नहीं? कोई भी डोनेशन या ग्रांट इफ इट इज रिसीव्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, दे आर दोज ग्रांट्स whose primary condition is that NGO accepting them should purchase, construct or acquire assets. कोई भी डोनेशन मान लीजिए किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से मिलती है एक एनजीओ को 2.5 करोड़ की, कि इससे जो है आप बिल्डिंग बनवाइए, मशीनरी लगवाइए, फर्नीचर्स बनवाइए इस ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो ग्रांट बिल्डिंग बनवाने में, खरीदने में, बनवाने में, कंस्ट्रक्ट करवाने में और फर्नीचर बनवाने में, मशीनरी एक्वायर करने में, इन्हीं सब चीजों में यूज होगी। प्राइमरी कंडीशन उसकी यही होगी। कभी कभी एनजीओज जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशंस इन काइंड रिसीव करते हैं, जैसे कि लैंड बिल्डिंग व्हीकल्स के रूप में, इन कैश ना रिसीव करके इन काइंड। किसी मान लीजिए अगर डोनर ने अपनी बिल्डिंग दे दी एनजीओ को कि ये मेरी बिल्डिंग है, आप सारा काम यहीं पे करवाइए, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट्स सीधा सीधा ट्रांसफर कर दिए एनजीओ के नाम पे कि ये प्रोजेक्ट आपके काम में आएगा। और रही बात, अब देखिए खर्चा कैसे होता है एनजीओ का, सबसे ज्यादा जो उनके खर्चे में आता है वो क्या आता है, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट्स,
फिर ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, मेंटेनेंस खर्चे, प्रोग्राम प्रोजेक्ट की कॉस्ट, कुछ चैरिटी कर रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से डोनेशन या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट में क्या आ जाएगा, कोई भी बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो बिल्डिंग को बनवाने में खर्चे भी तो होंगे ना, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड्स हो गए, सब चीजें। तो ये तो हो गए सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब जो भी ऑडिटर होगा एनजीओ का, चाहे वो सोसाइटी का हो, ट्रस्ट का हो, सेक्शन 8 का हो। अब देखिए, सोसाइटी या ट्रस्ट का हो तो मैनेजमेंट जो होगी सोसाइटी की या ट्रस्ट की वही ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनीज का ऑडिटर है तो किसे कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर? कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है देखिए, कुछ स्टैट्यूट्स ऐसे हैं जैसे कि कंपनीज एक्ट हो गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये रिक्वायर करते हैं कि एनजीओ के अकाउंट्स ऑडिट हो, सबमिट हो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज को, और अगर नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ कुछ पनिशमेंट्स मिल सकती हैं, वो तो मिलेंगी नॉन कंप्लाइंसेस की वजह से। अब एफसीआरए जो है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसका एक फॉर्मेट है और वो चाहता है कि वो फॉर्मेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सबमिट हो 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए, एफसीआरए कौन है? कुछ कुछ ट्रस्ट्स को क्या होता है ना, सोसाइटीज को, ट्रस्ट्स को या सेक्शन 8 कंपनीज को कंट्रीब्यूशन बाहर से मिलता है, अब्रॉड से मिलता है, तो उस केस में उन्हें एफसीआरए रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं। एक डिस्क्लोजर होता है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, FC3, FC4, वो मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। वो फॉर्म्स बेसिकली अपलोड करने होते हैं, एफसीआरए के पोर्टल पे सबमिट करने होते हैं। एक प्रॉपर आईडी अलॉट होती है उस ट्रस्ट को, उसमें वो बताएंगे फॉर्म भर के कि हमें कितना कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, और वो प्रॉपर डिटेल होती है कि कहाँ से मिला है। जैसे अब्रॉड में कहीं से भी मिला है, यूएस से मिला है, लंदन से मिला है, तो वो डिटेल देनी होती है ट्रस्ट को या सोसाइटी को या कोई भी एनजीओ है। अब ऑडिट करते टाइम ऑडिटर को कुछ एरियाज देखने जरूरी हैं, जैसे एनजीओ का मिशन क्या है, विजन क्या है, एरियाज ऑफ ऑपरेशन क्या है, कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं। एफसीआरए तो नहीं एप्लीकेबल है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है। फिर उनका मेमोरेंडम पढ़ना, उनके एओए एमओए में क्या लिखा हुआ है, एनजीओ का चार्ट, मैनुअल्स, ब्रोशर्स, कोई गाइडलाइंस हैं, कुछ सर्कुलर्स हैं, कौन कौन सी एजेंसी फंड कर रही है, पॉलिसीज क्या है उनकी, बजटरी मिनट्स, जैसे अगर मीटिंग होती है, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी है, मीटिंग हो रही है, अब ट्रस्ट सोसाइटी में भी मीटिंग होती है, तो मिनट्स ऑब्जर्व करना, मिनट्स से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं कि किस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं कमिटी के द्वारा, कमिटी क्या क्या डिसीजंस दे रही है। उसके बाद उसके अकाउंटिंग सिस्टम को स्टडी करो, इंटरनल कंट्रोल देखो, जो बाकी सब आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हो, और मटीरियलिटी लेवल चेक करो, कितना लेवल ऑफ रिस्क है, कितना लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट हो सकता है, वो तो अकाउंटिंग सिस्टम देखने के बाद पता चलेगा। रिपोर्ट्स जो लास्ट टाइम इशू हुई है, इंस्पेक्शन हुआ है कोई या इंटरनल ऑडिट हुआ है, तो उसका नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एक्सपर्ट्स कितने इन्वॉल्व हुए थे, प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट हो गई, तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर इनटू अकाउंट। लेकिन शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत होगी उस पर्टिकुलर एनजीओ का मिशन विजन क्या है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, तो एकदम उस लेवल से शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे आपको सब कुछ चेक करना है। तो इन्हीं सब के आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि ऑडिटर को क्या देखना है तो आप बता पाओगे अगर कीवर्ड्स याद है। जैसे मिशन विजन हो गया, स्टैट्यूट्स हो गए, एमओए एओए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, मटीरियलिटी, टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, एक्सपर्ट्स कितने, एंड प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिट प्रोग्राम में सीक्वेंस से होना चाहिए, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कोई भी आइटम जो सिग्निफिकेंट आइटम है उसे ओमिट नहीं करना है, हटाना नहीं है, ठीक।
अब ये क्या बात हुई, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट पे अभी हम बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा और क्या क्या है जो देखना होगा ऑडिटर को, ये सब चीजें तो हो गई। अब और क्या क्या है, जैसे मान लीजिए कॉर्पस फंड है, तो कॉर्पस फंड में क्या देखेगा, कितना कितना ग्रांट मिल रहा है डोनर से। फिर इंटरेस्ट इनकम भी चेक करेगा इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से। अब तो सब कंप्यूटराइज्ड है, तो एवरीथिंग कैन बी मैच्ड ऑनलाइन विद द डेटाबेस ऑफ द एनजीओ। और उनकी अब तो साइट्स भी होने लगी हैं एनजीओज की, आप साइट पे जाके देखिए। ऑडिटर सबसे पहले साइट पे जाके विजिट करे, एनालाइज करे। साइट विजिट करने से पहले साइट जो उनका लोकेशन है उससे पहले वेबसाइट पे जाके देखें, कॉर्पस फंड देखें, कितना कितना ग्रांट मिल रहा है, इंटरेस्ट चेक करें। फिर रिजर्व्स हो गए, ठीक है। अब रिजर्व्स में कोई भी असेट बेचा, तो अगर असेट बेचा है तो क्या उसे ट्रांसफर किया है कैपिटल रिजर्व से जनरल रिजर्व में, ये सारे एडजस्टमेंट्स देखने पड़ेंगे। और भी बाकी सारी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि एनजीओ थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, टाइम टेकिंग है, तो धीरे धीरे हम इसमें चलेंगे, क्योंकि एक साथ मैं आपको टर्म्स बता दूंगी तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। और उसके बाद फिर हम सोल प्रोप्राइटर पे आ जाएंगे। इट्स वेरी स्मॉल, सोल प्रोप्राइटर का टॉपिक बहुत छोटा है, वो भी नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम के पेज पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, सोल प्रोप्राइटर के बारे में भी पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।